देखो अपना सातवां पॉइंट है भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को ही कहते हैं संयुक्त संख्या। अब संयुक्त संख्या के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो समझो। ऐसी संख्याएं जिसमें एक व स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए। कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, या इसी का दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होगा 4। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की गिनती में भाज्य संख्याएं कितनी बार आती हैं, तो आपका आंसर होगा 74 बार। ठीक है, नोट, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो आपका आंसर होगा 10। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संयुक्त संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होगा 99। फिर क्वेश्चन बनता है 3 अंकों की सबसे छोटी संयुक्त संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होगा 100। अगला पॉइंट देखो, आठवां पॉइंट, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? देखो, ऐसी 2 भाज्य संख्याओं का युग्म। ठीक है, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिसमें दोनों ही भाज्य संख्याएं हो, जिसमें दोनों ही भाज्य संख्याएं हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आ गए समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखो, 9वां पॉइंट है
अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF यानी में से जिनका HCF एक हो, वो संख्याएं कहलाती है सहअभाज्य संख्याएं। अब देखो, दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। अगला पॉइंट है, एक अभाज्य संख्या और दूसरी भाज्य संख्या हो सकती है। एक भाज्य संख्या हो सकती है और दूसरी भाज्य संख्या हो सकती है। कैसे? जैसे उदाहरण समझो, जैसे मैंने लिख दिया 2 और 3, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों का HCF आप निकालोगे तो इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। इसलिए ये जो युग्म दिया हुआ है यह सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अगला देखो, जैसे मैंने लिख दिया 5 और 7, ये भी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। क्यों? क्योंकि दोनों का HCF कितना आएगा? 1 है। और दूसरी बात यह है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। देखो पहला पॉइंट, दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जैसे अगला पॉइंट है, जैसे मान लो 11 13, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लो 41 43, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या हो सकती है। मतलब जैसे समझो ये अभाज्य संख्या हो गई और ये 4 हो गई भाज्य संख्या। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या। जब आप इन दोनों का HCF लोगे, इन दोनों का में से लोगे तो में से 1 आएगा। इसका मतलब जो ये युग्म है 2 का और 4 का, ये किसका युग्म है? सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। जैसे और समझो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 31 और मैंने लिख दिया 35। 31 आपके सामने अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। इसका मतलब एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये कौन सा युग्म हो गया? ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म हो गया। तो आ गया समझ में? अगला पॉइंट देखो, 10वां पॉइंट, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, ट्विन यानी दो, ट्विन यानी दो। ठीक है, देखो 2 का अंतर होना चाहिए अभाज्य संख्याओं में। देखो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या और ट्विन यानी 2, यानी इसकी परिभाषा क्या ध्यान रखोगे? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसमें 2 का अंतर हो, जिसमें 2 का अंतर हो, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर होती है, ट्विन प्राइम नंबर होती है। जैसे देखो इधर, जैसे मैंने लिखा 3 और 5, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्राइम नंबर,
यानी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें दो का अंतर हो। देखो दो का अंतर चल रहा है, ठीक है। जैसे 3 में और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। जैसे देखो 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनमें 2 का अंतर है। जैसे मैं बात करूं 41 और 43, 2 का अंतर है। जैसे अपन ने लिख दिया 17 और 19, इन दोनों में भी 2 का अंतर है, ठीक है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, उनका युग्म होना चाहिए और उनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। अगर 2 का अंतर है तो उस संख्या को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। आ गया समझ में? तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखो आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बताया, तो वहां पे एक पॉइंट रह गया, उस पॉइंट को नोट के रूप में समझो। एग्जाम में पूछा जाता है पहला पॉइंट, अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या। अगर आपके सामने अभाज्य संख्याएं दे रखी है तो उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? एक अभाज्य संख्या है, उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा केवल 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है भाज्य संख्याओं के, भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या, भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 2 से अधिक होती है, 2 से अधिक होती है। गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। जैसे मैं बात करूं 5 है, ठीक है, और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसके आप अभाज्य गुणनखंड करोगे या इसके गुणनखंड करोगे? गुणनखंड का मतलब इस संख्या में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। तो देखो 1 और 5, इसके दो ही गुणनखंड होंगे, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं अपन 6 की, 6 आपके पास क्या है? भाज्य संख्या है और इसके गुणनखंड देखो, इस संख्या में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जबकि भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है। देखो कितने हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। जैसे अपन बात करें आपके पास 100 है और 100 क्या है? संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, ठीक है। अब देखो 100 के गुणनखंड निकालोगे आप तो 100 में किस किस संख्या का भाग जाता है? देखो 1 का, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है, 10 का भाग जाता है। इसके अलावा देखो 20 का भी भाग जाएगा, 25 का भाग जाएगा, 50 का भाग जाएगा, आ रहा है समझ में? इसके अलावा 100 का भाग जाएगा। तो 100 के गुणनखंड इतने हो गए। कहने का मतलब ये हुआ भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा होती है, जबकि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और एक आती है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या और एक आती है पूर्ण वर्ग संख्या। इसके बीच में क्या अंतर है वो समझो। देखो पूर्ण संख्या, पहला पॉइंट है पूर्ण संख्या का,
देखो वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या को छोड़कर स्वयं संख्या को छोड़कर वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या को छोड़कर दी गई संख्या हो तो वह पूर्ण संख्या होती है। जैसे मैं बात करूं 6 की, अब 6 के बारे में समझो। 6 में देखो किस किस का आ गया, 1 का गया, 2 का गया, 3 का गया, इसके अलावा 6 का गया। और परिभाषा के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया, स्वयं संख्या को यानी खुद संख्या को छोड़कर, संख्या कौन सी है 6, तो इस 6 को छोड़ दो, आपने इस 6 को छोड़ा तो इन तीनों का जो बची हुई संख्या 3 है, 1 2 3, इन तीनों को अगर अपन जोड़े, इनका योग करें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी दी गई संख्या आ रही है। अगर जोड़ने पर स्वयं संख्या को छोड़कर शेष संख्याओं को जोड़ने पर यदि दी गई संख्या आ जाती है तो वह पूर्ण संख्या होती है। आ गया समझ में? एक उदाहरण और समझो, 28 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, इसके अलावा देखो 7 का भाग जाता है, 14 का भाग जाता है और 28 का भाग जाता है। अब आप चेक करोगे तो देखो इस संख्या को तो छोड़ दो, क्योंकि 28 का निकाल रहे हैं तो 28 को तो छोड़ो, 28 के अलावा जो संख्या बची हुई है उनको जोड़ो। देखो 14, इधर से 7, कितने हो गए 21, 4 25, 2 27 और 1 28। जब आपने इनका योग किया तो योग कितना आया 28। योग 28 जो दी गई संख्या के बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे बात करें, ध्यान से समझना, जैसे अपन बात करते हैं 10 की, क्या 10 पूर्ण संख्या है? तो देखो 10 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जाता है, इसके अलावा 10 का जाता है। देखो इस 10 को तो छोड़ दो, अब 10 के अलावा इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, इसका योग आ रहा है 8। योग कितना आया 8, और आना कितना चाहिए था 10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पूर्ण संख्या नहीं है, 10 पूर्ण संख्या नहीं है। आ गया समझ में कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में बताता हूं आपको। देखो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है उसके बारे में समझो। दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या कौन सी संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे अपन बात करें 5 है और 5 को 5 से ही गुणा किया तो कितना आया 25। ये जो 25 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे अपन बात करें 19 और 19 को 19 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 361। तो ये जो 361 आया यह पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मान लो आपके सामने है 25 और 25 को 25 से गुणा कर दे तो आंसर आएगा 625।
और ये जो 625 है ये कौन सी संख्या है? ये है पूर्ण वर्ग संख्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो अपना, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की परिभाषा देखो, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी संख्याएं, देखो ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी देखो P बटा Q का मतलब अंश बटे हर के रूप में संख्या को लिखा जा सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, उन्हें कौन सी संख्याएं कहते हैं? उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, परिमेय संख्याओं का अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है नवोदय क्लास में, ठीक है? तो ये परिमेय संख्याओं का जब अपना टॉपिक स्टार्ट होगा तब इस परिमेय संख्याओं की पूरी डिटेल, इनसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन जैसे योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, भिन्नों के जोड़, भिन्नों के बाकी, ठीक है? कहने का मतलब ये हुआ अपने एक टॉपिक दिया हुआ है परिमेय संख्याएं, जब अपना टॉपिक स्टार्ट होगा परिमेय संख्याओं का तब तुम्हारे को परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इनके बारे में विस्तृत पढ़ाऊंगा, ठीक है? जब ये टॉपिक चालू होगा, ठीक है? फिलहाल के लिए अपने को इतना ही ध्यान रखना है, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी पट्टे में जो संख्या दी हुई है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या फिर जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही।